धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो ये कह रहे हैं रैली निकाल करके कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उन्होंने बोला कि कैसे बनेगा? रैली जो निकालते हैं वो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है आप समझे नहीं हो? हिंदू राष्ट्र में क्या होता है कि ना कोई भूखा मरे ना कोई, सबको सभी को एक समान मिले। लेकिन इनका क्या मकसद है कि सबके सब एकजुट हो जाओ, मुसलमान मर जाए, चमार मर जाए, जाटो मर जाए, कोई भी मर जाए, लेकिन क्या है जाट गुज्जर और ओबीसी सब एक हो जाए। हिंदू बनाने का मतलब ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन मुझे एक ऐसा नारा बता दीजिए धीरेन्द्र शास्त्री का जिन्होंने उनमें ये कहा हो भारत अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो इस भारत में मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई नहीं रहेंगे। क्या ऐसा नारा था? मैम आपको मैं बताता हूँ, ऐसा नारा था? सुनो ये मैं आपको बताता हूँ, उसमें ऐसा नारा कुछ नहीं था। सुनो मेरी बात, लेकिन कारण क्या है? वो क्या कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब एक बात बताओ, जब धीरेन्द्र शास्त्री जी अब हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो ये मुसलमान, सिख, ईसाई और जो अदर बिरादरी है, जो छोटी कास्ट है, वो कहाँ पे जाएंगे? तो यहीं रहेंगे। अजी कैसे रहेंगे? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, क्या फायदा होगा उसका हिंदू राष्ट्र बनने का? मेरे को ये बताइए, हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही नहीं। सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि देश को गुलाम बनाना। आपके मन में ऐसा भ्रम किसने फैलाया? में है, हमारे मन में जी, हमारे मन में है। मैं बताता हूँ किसने फैलाया? कैसे है वो, ऐसे है कि मान गए अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है, उसके बाद में अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो कोई भी जो छोटी बिरादरी का आदमी है ना, वो इनकी जूते तले, पाँव के तले काम करेगा, समझ गए? जैसे पहले करते आए हैं, वही उनका कारण है, समझ गए आप? नारा क्या था धीरेन्द्र शास्त्री का? धीरेन्द्र शास्त्री का नारा यह था कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो कैसे बना देंगे हिंदू राष्ट्र? अब अगला सवाल ये, नारा जरूर था, मैं सहमत हूँ। क्या उनके नारे में ऐसा था कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है भारत तो मुसलमान मतलब गैर हिंदू वो भारत में नहीं रहेगा? क्या ऐसा बयान था? सुनो वो ऐसा नहीं था, लेकिन एक बात बताइए, मेरी बात सुनो। आप ये बताइए, ये जो है संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संविधान से चलेगा जो चलेगा देश, देश संविधान से ही चलता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है, रुक जाओ, हिंदू राष्ट्र का मतलब है, रुक जाओ, हिंदू राष्ट्र का मतलब है मनुस्मृति लागू हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र तो ही मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो स्त्रियां ने स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी ऐसे हमेशा राष्ट्र हमें चलता नहीं बिल्कुल भी, जिसमें स्त्रियों की इज्जत ना हो, उन्हें अपनी पाक जुत्ती बनावे, उन्हें यूज करे और फेंक दे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है, मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि जो उनके मनु थे ना, मनु उन्होंने नहीं लिख रखा कि जो ये चमार है, जो इनको चमार छोड़े जितनी मतलब अदर कैटेगरी छोटी कास्ट है, इनको समझो। अगर इन्होंने अपनी जुबान से किसी ओम या शिव का नाम का जाप कर दिया तो उनकी जुबान काट दी जाए, और जो अगर इन्होंने किसी को सुन लिया तो उनके कान में पिघलता हो पैरा डाल दिया जाए, जिससे कि कान फूट जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब है बहुत बेकार है। हिंदू राष्ट्र में चाहिए नहीं बिल्कुल भी, हमें संविधान चाहिए, बस संविधान। बनने देंगे। सवाल ये है कि किसी भी नेता या किसी बाबा ने ऐसा कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो यहाँ पे गैर हिंदू नहीं रहेगा? क्योंकि आप बार बार यही फैला रहे हैं और ये गलत आप फैला रहे हैं। सुनो मैम मेरी बात सुनो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, उनके बनाने से क्या होगा? जनता अगर साथ नहीं देगी तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? वही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर जनता साथ देगी तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। जब जनता नहीं झंडा मत फैलाएं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। झंडा मत फैलाएं कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही रहेगा, गैर हिंदू नहीं रहेगा। यहाँ पे हर धर्म का इंसान रहता है। आप गलत इसमें सभी रह सकते हैं, सभी को रहने का हक है, ठीक है? वो अपना बात है, हमारे ऊपर खुद का अपना है भाई। हिंदू राष्ट्र सभी का है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ सभी ने अपनी समर्थन दिया, ठीक है? मुसलमान हुए, अदर सभी ने दिया है। लेकिन ये बात ही भाई धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहा है कि भाई सर्वजातीय नारा, लेकिन उनको बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं खुद बताता हूँ अपने, मैं खुद जॉब करता हूँ चंडीगढ़ में, लेकिन आज भी हमारे साथ जातीय विवाद होता है। आपको भी पता है मैम, आप भी स्टडी करके आए हो। शिक्षा की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है? बिल्कुल जीरो हो चुका है, अब फिलहाल के डेट में जीरो है। हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की। योगी बाबा हर बार जब भी अपना नारा देते हैं, उनका बयान हमेशा ये सामने आता है, जब भी स्पीच देते हैं वो कहते हैं अगर कोई भी गलत हरकत महिला के साथ होगी तो हम अगले चौराहे पे यमराज से मुलाकात करा देंगे। क्या सच में ऐसा है? क्या महिला सुरक्षा कायम है? महिलाओं के बारे में तो ठीक है, लेकिन आज भी जो छोटे तबके के आदमी हैं उनके साथ फिर भी हम हॉस्पिटल में जाएंगे या पुलिस स्टेशन जाएंगे, उनके साथ उनकी एप्लीकेशन तक नहीं लिखे जाता मैम। आज तक ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में महिला, देश की बात कर रहा हूँ मैं, अदर की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में महिला 8 बजे के बाद निकल सकती है घर से बाहर? मेरे को तो लगता नहीं निकल सकती हो। नहीं निकल सकती। देखिए मैम, देखिए भाई मैडम जी, अभी की बात है, मेरे गांव के पास की बात है, पिपल से गांव के पास की बात है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं रियल बोल रहा हूँ मैम।
कुछ शहर में ठीक है, शहर में सही है, शहर में बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव में आज भी वही है। हाँ, तो कानून सख्त गांव में और ज्यादा होने चाहिए, आप ये मांग जरूर उठा सकते हैं। बिल्कुल। महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, क्या महिलाएं रात में निकल सकती हैं? महिलाओं के बारे में भी एक बात कहना चाहेंगे। सरकार चाहे किसी की हो, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महिलाओं को जो सम्मान जो दिया है, जो पुलिस की सुविधा दी है, वो माननीय उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। हम बार बार उनका अभिनंदन करते हैं। जो क्या अभी किसी महिलाओं को कोई दुर्घटना हो जा या कोई भी व्यक्ति फ़ोन करके कह दे तो तुरंत उसकी आवश्यकता अनुसार पुलिस उसकी मदद करेगी। एक मैं आपको बता दूं, यही गर्ल्स कॉलेज है ना, और पुलिस कर्मी जो आपके लिए लगे हुए हैं मदद के लिए, उन्होंने बाहर खाली करा दिया कि लड़कियों की जब कॉलेज की छुट्टी होगी तो एक भी लड़का यहाँ जो गलत हरकत करता है या टिप्पणी करता है वो नहीं होना चाहिए। देखिए मैम, उसके बारे में एक बात कहना चाहेंगे, लड़की चाहे किसी की हो, वो हमारी बहन है। आप यहाँ खड़ी हैं तो आप मीडिया नहीं है, हमारी बहन है। यदि हमारी बहन के ऊपर कोई आदमी आँख उठा के देगा तो हम कैसे चुप रह लेंगे? हो सकता है उसकी आँख भी निकाल दें। मतलब महिला सुरक्षा पे योगी बाबा ने काम करा है। अच्छा करा। नहीं, देखो तो मामला है, ये तो आपने सही बताया है हमारे भाई ने। महिलाओं के इस सरकार में देखो तो फायदे तो हो रहे कुछ। एक तो रोड बन गए, अरे महिला किसी भी टाइम निकल जाओ, कोई भी महिला नहीं, आदमी भी किसी टाइम निकल जाओ तो फायदे हैं, देखो इसमें तारीफ है। लेकिन युवा को रोजगार क्यों नहीं दिया? मुझे इस बात की वो तो, अरे युवा सारा परेशान है, सब परेशान है युवा। अरे इस बार 2027 में देख लेना, चंद्रशेखर जी आज़ाद बहुत ही उभर के आएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभी युवा जागें और अपना वोट SIR जो चल रही है उसमें ध्यान दें, उसको भी काम कराएं, ये भी आपकी मजबूती होगी। और सभी अपना वोट देकर अपने संविधान को बचाएं। आज बहुत बड़ी रैली है, चंद्रशेखर की लाखों की तादाद में आदमी आ रहे हैं और सभी मैं तो लोगों को बधाई देता हूँ आने के लिए। यहाँ मैं आपको 4 नेताओं के नाम बोलूंगी, आप मुझे बताइए कि आप उनको किस पोजीशन में रखेंगे। मायावती, अखिलेश यादव, योगी। मायावती जी, भाई एक मिनट, हमारे नेता का सम्मान से नाम लीजिए। मायावती जी, जी, मायावती जी। सुनिए भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट यार, मेरा पूरा सवाल खत्म नहीं हुआ। ठीक है, 4 नाम मैं लूंगी, मायावती जी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद और योगी आदित्यनाथ। इसमें से अगर आपको नंबर वाइज रखना हो तो पहले से लेके चौथे तक आप कैसे रखेंगे? 100 में से उनको 1 नंबर दूंगा, 99 के 99% चंद्रशेखर को रखूंगा सबसे पहला। बाकी के 3 तो 10 पे ही है बस। नहीं मतलब दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे कौन आएगा? हाँ, हम बताएंगे। आप बताइए। दूसरे पे तो आएंगे, दूसरे पे बहन कुमारी मायावती, दूसरे पे पहले पे चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरे पे आदरणीय अखिलेश यादव जी, चौथे पे योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन फर्स्ट नंबर इसमें रहेगा चंद्रशेखर आज़ाद। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। और 2027 में यहाँ चुनाव है और 28 में राजस्थान में चंद्रशेखर भाई और हनुमान बेनीवाल और कई पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। राजस्थान सरकार में भी देखना इस बार कितने मंत्री हमारे नजर आएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले नंबर पर हमारी पूजनीय बहन कुमारी मायावती जी, जैसा कि चंद्रशेखर भाई भी कहते हैं कि हमारे लिए पूजनीय है, तो हमारे लिए पूजनीय ही रहेंगी। पहले नंबर पे हमेशा वो थी, वो ही रहेंगी। दूसरे नंबर पे मेरा भाई चंद्रशेखर आज़ाद और तीसरे नंबर पे तो मैं किसी को देखता ही नहीं, ना चौथे पे देखता। हाँ। अच्छा, अभी खास तौर पे जो अगर टक्कर देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है 3 नेता, अखिलेश यादव, मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद पे। अब आप मुझे बताइए कि जनता ने कार्यकाल मायावती जी का भी देखा है, अखिलेश यादव और अभी योगी आदित्यनाथ जी का देख रही है, किसने शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा काम करा है? मायावती जी ने करा, डेफिनेटली। अगर गठबंधन दोनों नेताओं का हो जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी का, तो क्या यूपी की जनता उतना ही प्यार देगी? 100%, 1000%। ये तो हम जब से ही सोच रहे हैं, स्टार्टिंग से ही, कि दोनों एक हो जाएं। पर अगर फिर भी बाद में भी एक होते हैं तो भी ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही एक समान रूप से जो है, मतलब हम दोनों के लिए एक जैसी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन हमारे लिए मायावती जी जो हैं वो एक भगवान के तरीके से हम उनको देखते हैं। आपसे सवाल ये है कि 2015 में
संविधान दिवस मनाया जा रहा है 15 से लेकर अब तक, और आगे भी मनाया जाएगा। 2015 में भाजपा की सरकार थी और अभी भी है, लेकिन उनकी सरकार में आप लोग नारा लगा रहे हैं कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? उन्होंने तो ये शुरू करा था सिलसिला कि चलिए संविधान दिवस मनाते हैं हर साल 26 तारीख को, लेकिन आप उनके ही शासनकाल में मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसा है कि ये लोग ना कुछ ना कुछ झुंझुने देते रहते हैं हम लोगों को कि हम इनसे जुड़े रहें, लेकिन हमें इंटरनल बातें पता हैं कि वो किस मानसिकता के लोग हैं और वो हमारे बारे में क्या सोच रखते हैं। और अभी जब मैंने 2013 में पढ़ाई की थी, वो आपको भी पता होगा मैम कि उस समय पर घर घर से बच्चे उठाए जा रहे थे पढ़ाई के लिए। SC ST के बच्चों को घर घर से प्रोफेशनल जो है क्लासेस कराई जा रही थी, BTech MBA MCA, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। मायावती जी ने एक लेटर निकाल दिया था कि कोई भी फीस लेगा तो उसको जो है वहीं से उठा लेंगे इस कॉलेज में से। आज की डेट में बच्चे जो है ब्लिंकिट पर गाड़ी चला चला के अपनी फ़ीस जमा कर रहे हैं। आज की डेट में ये हालत हो गई है। मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, वो मेरे से कहते हैं सर लोन दिलवा दो हमें, हम जो है ये कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। तो वो समय में और आज में इतना अंतर आ गया कि फ़ीस इतनी हाई हो गई है, 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये। अब वो क्या कर रहा है, ब्लिंकिट भी कर रहा है, पापा उसके जो है होम लोन उठा रहे हैं, उस पर टॉप अप उठा रहे हैं, तब वो पढ़ाई करवा पा रहे हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में तो मायावती जी से बेहतर कोई काम कर ही नहीं सकता। आज की डेट में यहाँ जितने भी कोट पैंट पहन के युवा खड़े हैं, ये उन्हीं की देन है जो फ्री में उन्होंने पढ़ा दिए। अगर वो उस समय ना पढ़ाते तो हम नहीं पढ़ पाते। मेरे पास में 5 डिग्री हैं, जिसमें से 3 डिग्री मैंने मायावती जी के काल में ली हैं। मतलब शिक्षा का स्तर अच्छा था, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया था। शिक्षा का स्तर कैसा है अभी योगी बाबा के राज में? वैसे ही है, ख़त्म ही है मामला तो शिक्षा के। हाँ जी, सवाल क्या चीज़ है? हाँ भाई, देखिए, पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहूँगा सरकार के माध्यम से, यदि जिस सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या कम है, मैं मानता हूँ, चलो मैं मानता हूँ ठीक है, बच्चों की संख्या कम हो गई, क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूल बंद कर दिए? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये सही करा है या गलत करा है? देखिए, शिक्षा जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा भविष्य बनता है और जो हमारा भारत है वो और ज़्यादा उज्जवल और नाम रोशन होता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अगर कहीं भी शिक्षा के ऊपर कोई भी ऐसा कानून होता है जो शिक्षा के लिए सही नहीं है तो वो गलत है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि हम भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ के यहाँ तक आए हैं और आने वाले जितने भी बच्चे हैं छोटे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं सरकार के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, जो उन सरकारों ने सरकारी स्कूल बंद करे हैं वो बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी करी है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, जो सरकारी स्कूल बंद करे हैं, यदि किसी स्कूल के टीचरों को निकाल के दिखा दो तो हम कहना चाहते हैं आपसे, इस चीज़ को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार ने जो सरकारी स्कूल बंद करें और जो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। बदलाव की लहर है। देखिए, बदलाव की लहर तो ये है, यदि कोई आदमी सही तरीके का उत्तर प्रदेश का CM बन जा तो वो ही इन चीज़ों को देख सकता है। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा मैम, मैं यदि कोई भी आदमी है जो शिक्षा के बारे में जानेगा वो ही शिक्षा को समझेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक नारा दिया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप भी यहाँ खड़े हैं तो ऐसा मान लिया वो हमारी देन नहीं है, आप भी शिक्षा के देन से ही आप यहाँ खड़े हैं। जी, क्या नाम? थैंक यू। शादाब मलिक। ठीक है जी, थैंक यू। क्या नाम हुआ? शादाब मलिक। आप मुझे बताइए कि आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? रैली में आए हैं प्रत्याशी की। नहीं, रैली में तो आए हैं। रैली किस लिए निकाली जा रही है? संविधान के लिए निकाली जा रही है। संविधान के लिए निकाली जा रही है। आज की रैली का नारा है संवैधानिक अधिकारों को बचाओ, भाईचारा बनाओ। आपके नज़रिए में संवैधानिक अधिकार ऐसे कौन से हैं जिनका उल्लंघन किया जा रहा है? बहुत गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। गरीबों के साथ अत्याचार होता है। उल्लंघन संविधान में कौन से ऐसे अधिकार है जिनका उल्लंघन हो रहा है, मैं पूछ रही हूँ। ये बताओ आप तो प्रत्याशी हैं, जनता ने आपको चुना है, आपको तो पता होना चाहिए। चल रही है, तैयारी चल रही है अभी। भाई देखिए, अपना प्रचार प्रसार ठीक है, लेकिन जनता के हित में भी तो बात करी जाएगी ना। सिर्फ अपना प्रचार थोड़ी ही कर सकते हैं। बोलिए, बताइए मुझे। जी बताएं। मैंने आपसे पूछा कौन से ऐसे संवैधानिक अधिकार हैं जिनका उल्लंघन हो रहा है, उसी की वजह से तो महारैली कराई जा रही है। किनका उल्लंघन हो रहा है? अभी तो
इतना तो वो भी नहीं है कि पसीने पहुंचे। देखो ये जो है ये बेचारे नहीं हैं, ये कुछ नहीं जानते, प्रत्याशी है वो। ऐसी है बनना है। ये जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज के दिन संविधान लिख के कंप्लीट किया था सरकार को सौंपने के लिए। हमारा जो संविधान है, ना तो कानून ठीक चल रहा, ना शिक्षा ठीक चल रही, ना कोई भी जो है जो संविधान के दोबारा चलना चाहिए, कुछ संविधान के दोबारा नहीं चल हमारे रहा। चंद्रशेखर भाई का कहना है कि संविधान की पढ़ाई भी हर स्कूलों में, हर कॉलेजों में होनी चाहिए। ये नियम है, यो हर कॉलेज में, हर जगह पढ़ाई की जगह जितनी भी है, यूनिवर्सिटी हैं, सब जगह ये नियम लागू होना चाहिए। हमारी भी यही डिमांड है कि अगर हमारे चंद्रशेखर भाई की सरकार बनी तो ये काम नियम लागू होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा विकास अब तक नहीं हुआ है और आप लोग मांग उसकी बार बार उठा रहे हैं? बताओ बहुत विकास आप उत्तर प्रदेश से हैं ना? जी, प्रत्याशी है। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हो के नहीं? हाँ, उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से हैं ना? जी, मैं बहुत आराम से पूछें, घबराइए मत। हमारे यहाँ दिल्ली से कालागढ़ तक रेलवे की सुविधा होनी चाहिए, आज तक नहीं है। किसी भी सरकार ने नहीं करी, मैं किसी सरकार को वो नहीं कर रहा। और हमारे यहाँ एक रोडवेज अड्डे की दिक्कत है अफजलगढ़ में, बहुत बढ़िया सा एक रोडवेज अड्डा होना चाहिए। एक हॉस्पिटल की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है बस। ज़्यादा देना तो एक तो बने, कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक आध तो बने। हमें दूसरे राज्य में जाना पड़ता, उत्तरांचल काशीपुर है, उसकी सुविधा हमारे यहाँ होनी चाहिए। गांव में महिला सुरक्षा कैसी है, प्रशासन कैसा है वहाँ का? महिला सुरक्षा तो सही है, कोई ऐसी मामला नहीं है, जैसे भी है कोई दिक्कत नहीं हमारे। बहुत अच्छी बात करी इन्होंने भाइयों ने, बहुत बढ़िया है, यही कहूँगा। इस बार लहर किसकी लग रही है आपको 27 में? हमारे चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद पार्टी। बहन जी कह रहे आई है, बहन जी ले लो ऐसी। अरे मुझे तो उनका सुनाई नहीं दे रहा। कोई बात ना, आएगी बहन जी, आएगी, सुनाएगी। बनाओ नरेंद्र भाई जी। बहन जी मैं चांदपुर बिजनौर से हूँ और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी की बातों से, विचारधाराओं से प्रभावित होकर के भाई चंद्रशेखर जी के साथ आया हूँ। पूर्व में बहुजन समाज पार्टी 15 साल से काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो एक कारवा था चलता चलता रुक गया। 2012 के बाद दलित समाज के साथ जिस तरह से शोषण हुआ है, सरकार ने केंद्र सरकार किया है, उस सबकी आवाज़ उठाने वाले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने हमें बहुत आगे पहुँचाने का काम किया, लेकिन इस सरकार ने दबाने का काम किया। उसकी आवाज़ उठाने के लिए भाई चंद्रशेखर जी आए। भाई चंद्रशेखर जी के साथ सर्व समाज के लोग यहाँ पर हैं, पाल, प्रजापति, शेरनी, शाक्य, मौर्य, हिंदू, मुस्लिम सब समाज के लोग हैं। भाई कहते हैं कि जिसका जो अधिकार है उसे वो मिलना चाहिए, और जिसका जो अधिकार है मिल जाएगा, फिर लड़ाई नहीं होगी किसी बात की। जैसे बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल बंद कर दिए सरकार ने, बताओ, शराब की दुकानें खोल दी, ये क्या तरीका है? आपके लिए संविधान दिवस क्या है जी? आपके लिए संविधान दिवस क्या है? दिवस ही तो हमें चलने की, उठने की, बैठने की, हर चीज़ की आदत संविधान देता है। हम यहाँ चल रहे हैं, संविधान की देन है। हम ये कपड़ा डाल रहे, संविधान की देन है। आप बहन जी हमसे बात कर रही है, ये संविधान की देन है, वरना महिलाओं को तो पैर की जूती बना दिया। जिस तरह से संविधान मनुस्मृति में लिखा था, ढोल गवार सूद और नारी, ये शगल तारण के अधिकारी। हमारे यहाँ 4 वे 6 7 18 स्मृतियाँ हुई हैं, लेकिन जो संविधान हमें वो देता है आज़ादी, वो कोई नहीं देता। अब तक 25 तक क्या कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं है जो योगी आदित्यनाथ ने करा हो, जनता के हित में करा? बहुत काम किए, हम मना नहीं कर रहे हैं, हम उनके काम को नकार नहीं रहे, लेकिन हमें तो अपनी बात करनी ना। हम तो अपना नेतृत्व चाहते हैं। बहन कुमारी मायावती हमारी थी, हम भाई चंद्रशेखर जी को देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव पे क्या कहेंगे? उनका कार्यकाल भी आप बढ़िया रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी को बहन जी हम तो अपने की तारीफ करेंगे। हमें अपने से मतलब, हम दूसरे की बुराई नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मुख्यमंत्री बने और आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बने। हम तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, हम किसी की अवहेलना नहीं करेंगे बहन जी। ठीक है बहन जी, शुक्रिया। ये जिलाध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी आज आप यहाँ क्यों आए हैं? जी, भाई ने एक रैली का आह्वान किया था जो आज कामयाबी रही है, और इसका मेन मकसद था संविधान की रक्षा के बारे में। तो जिस तरह से ये वर्तमान की सरकार गरीबों मजदूरों को कुचलने का काम कर रही है, लगातार बीजेपी के नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो ये सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। आपने बोला कि संविधान की रक्षा करने के लिए आज आप यहाँ मौजूद हैं, तो संविधान में ऐसी कौन सी गड़बड़ी करी जा रही है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है?
जी बहन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये सरकार जो है ये कहीं ना कहीं ये जिंदी पुस्तक है हमारी। संविधान जो है जिंदा पुस्तक है। अगर हम लोग अपनी पैरवी नहीं करेंगे तो ये लोग उसमें संशोधन लगातार करते चले जा रहे हैं। मेरा वही सवाल है कि उल्लंघन क्या हो रहा है? जैसे कि सरकार काले कानून लाती है, किसानों की आय दोगुना करने की बात करती है, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। 700 किसान मर गए, उसके बाद मोदी जी आकर के कहते हैं कि ये मेरे पश्चाताप में कुछ गलती रह गई, कुछ कमी रह गई। 700 किसान मर गए, आप उस दिन से कहाँ थे भाई? आप उत्तर प्रदेश से ही हैं? जी, उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर से। महिलाओं की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है? क्या सही में क्राइम रेट कम हो गया है? महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता था, गुंडागर्दी होती थी, रेप केस होते थे, छेड़ाछाड़ी होती थी, अब ग्राफ कैसा है? जी बहन जी, आपने देखा होगा बहन मनीषा वाल्मीकि को ये वर्तमान की सरकार रात को जलवा देती है 12 बजे पेट्रोल डलाकर। तो महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुए हैं वो लगातार बढ़े हैं, कम नहीं हुए। उसका ग्राफ लगातार बढ़ा है, क्योंकि जहाँ तहाँ लड़के के ऊपर छेड़खानी के मामले, उन पर मॉब लिंचिंग होती है, पेट्रोल डाल दिया जाता है। लेकिन ऐसे मन चलो पर कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं होती है। कानूनी कार्रवाई किस पे होती है? जो बेचारे झोपड़पट्टी वाले लोग हैं उन पर बुलडोजर के नाम पे कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये सरकार, दिल्ली में आपने देखा होगा रेखा गुप्ता की सरकार, ऐसे ऐसे घरों को उजाड़ दिया जो लीगल थे, उनको हेरिंग डाल रखी थी उन लोगों ने, लेकिन उसका भी मौका उनको नहीं दिया। रात को 12 बजे उनके झोपड़े उजाड़ दिए, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में पहुंचा दिया उन लोगों ने। कल हमारी टीम लोनी में थी, 2 दिन से हमारी टीम लोनी को कवर कर रही है। मुस्लिम महिलाएं हो, हिंदू महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर लड़की का कहना है कि क्राइम रेट जो है, महिला के ऊपर जो अत्याचार होता है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम पहले 8 बजे भी नहीं, मतलब ऐसा होता था कि हम 8 बजे छोड़िए 6 बजे भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। अब तो मर्द भी घर से बाहर निकल जाता है 12 बजे, हम तो 1-1, 2-2 बजे तक बाहर निकल जाते हैं। जी, ये धरातल पर जाने की बात है। कुछ ऐसे सुनियोजित तरीके से तैयार करे होते लोग। तो मतलब काम हुआ है महिला सुरक्षा में? वही कोई काम नहीं हुआ है, लगातार बढ़ा है, अन्याय अत्याचार बढ़ा है। महिलाएं तो साथ वो कह रही हैं कि सुरक्षा तो पकड़, नेशनल मीडिया है वही दिखाता है, उनका नहीं। हमने खुद ने कवर कराया जाके, महिलाएं बोल रही हैं कि हाँ, वहाँ पे खुद महिलाओं ने बोला है कि हाँ सुरक्षा में पकड़ बनी हुई है, हम घूम पाते हैं, निकल पाते हैं। तो महिलाएं तो झूठ नहीं बोलेंगी ना, भाजपा से तो है नहीं वो। आपने देखा होगा लगातार जहाँ भी अन्य अत्याचार होते हैं, चंद्रशेखर भाई से पहले कोई नहीं पहुँचता है। तो हम तो इसलिए चंद्रशेखर भाई को चाहते हैं। बहन जी, बीएसपी की सरकार में आप महिलाएं की बात करिए, सर्व समाज का किस तरह से देखभाल रखी गई बहन कुमारी मायावती जी ने। तो ये तो जो समय समय पर आती, जिसकी जैसी विचारधारा होती वो वैसा काम करता बहन जी, जिसकी जैसी विचारधारा होती वो वैसा ही काम करता। अभी माननीय हमने बहन जी को देख लिया, अखिलेश यादव जी को देख लिया और योगी जी को देख लिया। अब हम उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देखना चाहती है। उत्तर प्रदेश, हाँ जरूरी है बहन जी। देखो काशी राम जी कहते थे रोटी को बदलते बदलते रहना चाहिए वरना वो जल जाएगी। बहन कुमारी मायावती के कार्यकाल में जो वो बने थे ना, काशी राम आवास योजना, वो आज ऐसी पली ठप पली, पर जिसकी जरूरत उसे दे दो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल ताला लगा पड़ा बहन जी। तो कहीं ना कहीं मानसिकता खराब है, विचारधारा खराब है। तो सर्व समाज के हित की जो बात करेगा उत्तर प्रदेश, उसको अपने सत्ता की चाबी देना चाहता है बहन जी।